बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ 10th केमिस्ट्री चैप्टर 11 और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये आपकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बन रही है इस चैप्टर में, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ उससे पहले मैं जो है वो आपको उसकी स्कीम बताती हूँ, क्या ताकि आपके माइंड में हो जाए कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्कीम है, स्कीम में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे पास 5 मेन टॉपिक्स। ठीक है, एक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्दर हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसमें केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो है वो कंडेंसेशन और स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर डिटेल से नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये स्कीम जो है वो अपलोड की हुई है चैनल पे, आप उसको वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो फर्दर सारे टॉपिक्स हैं ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हमने इस चैप्टर को इसका सेकंड हाफ कवर करना है, ठीक है, उसमें आपके पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फोर्थ में आ जाता है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स, और लास्ट में आ जाता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप्स में आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, उसकी आगे फिर फर्दर आपने लिखनी है। ठीक है, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन, देखें कार्बन हाइड्रोजन तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही है। ठीक है, उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर हेलोजेंस हों, ठीक है, वो वाला फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ना है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपके पास ऑक्सीजन हो और फिर नाइट्रोजन हो। ठीक है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन्स हैं उनमें अनसेचुरेशन हो, मींस के कार्बन कार्बन के दरम्यान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हों, तो ये आपने फंक्शनल ग्रुप्स डिटेल से करने हैं। ठीक है, तो ये जो हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सोर्सेज से होगा। अब सोर्सेज और यूजेस जो है ना वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए यानी आपको ये आने चाहिए, फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपके पास कौन से हो सकते हैं? बेसिकली आपके पास 3 सोर्सेज हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 सोर्सेज हैं मेन। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलेंगे। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, अब प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग फॉर्म में भी आपको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग में, और जब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है डेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो अंदर अंडर द अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ के नीचे जो है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जब बहुत ज़्यादा ईयर्स गुजर जाने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू अदर फॉर्म्स, तो हमारे पास फॉर्म्स कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं आपके पास फर्दर कोल, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं हमारे पास सोर्सेज, या तो लिविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं या डेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। और डेड फॉर्म में वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्म में मिलेंगे। और आपके पास लास्ट जो है वो आप उनको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपके पास, जो कि आप लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन तमाम जो है वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ आपके पास आ जाता है प्रोटीन्स। ठीक है, यानी एनिमल से हम प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, फैट्स, उसके अलावा फिर प्लांट से आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, वाइटामिन्स, और इसके अलावा और बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स से हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स हम लेते हैं जो एज अ ड्रग्स और मेडिसिन जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो भी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, ड्रग्स और मेडिसिन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के हम जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन द फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल में क्या होता है कि कोल इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये फर्दर हमारे पास कोल जो है वो सोर्स होता है, ठीक है, किसका, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और उस वो किस तरह से हम हासिल करते हैं, ठीक है, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हम कोल को हीट करते हैं, ठीक है, यानी हम कोल को हीट करेंगे, ठीक है, हीट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, आप इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। लेकिन होगा क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, यानी दूसरी कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर की एब्सेंस में आप इसको जो है वो हीट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। कोल जो है वो फर्दर डिफरेंट फ्रैक्शंस जो बनाएगा, ठीक है, और वो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो होंगी वो हमारे पास होगा कोल गैस, ठीक है, कोल तार और कोक, ठीक है, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये आपने डिस्टिलेशन की है कोल की इन डिफरेंट फ्रैक्शंस, लेकिन ये एब्सेंस ऑफ एयर में थी, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो रखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब यहाँ से आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी आ गई। अगर आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाए व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो आप कहेंगे कि when the coal is heated at high temperature in the absence of air, it will give coal gas, coal tar or coke, ठीक है, एंड ये जो हमने फ्रैक्शंस ली हैं कोल से, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर क्या होता है हमारे पास कि कोल मेनली जो होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, मतलब उसमें मेनली क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कोल में हमारे पास ज़्यादा पोर्शन जो है वो मीथेन का होता है। अब ये जो फ्रैक्शंस थी ना कोल गैस में मेनली पोर्शन जो है वो मीथेन गैस का होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। अब ये जो इस तरीके नोट्स बन रहे हैं, आपने इसी तरीके के इनको जो है अपने रजिस्टर्स पर लिख लेना, क्योंकि इस तरह से जब चीज़ लिखी होती है तो आपको, और आपकी हैंड रिटन लिखी होती है तो आपको वो एग्ज़ाम्स में रिवाइज करने में आसानी होती है और एग्ज़ाम्स में याद भी रहती है, ठीक है, वो आपको भूलती नहीं है चीज़ें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कोल तार, ठीक है, यानी कोल तार में क्या क्या होता है। और कोल तार बेसिकली, तो कोल तार जो है हमारे पास सोर्स ऑफ, ये क्या करता है, इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर कहा था कि कोल आगे फर्दर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो ये मेजर पोर्शंस आ जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस आ जाते हैं। तो कोल गैस से भी फर्दर हमारे पास डिफरेंट गैसेस ऑब्टेन होती हैं। कोल तार से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेशली उसमें बेंजीन आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेंजीन लिखती नहीं हूँ, बेंजीन का ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देती हूँ, इससे भी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्स में याद रह जाती हैं, ठीक है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कोई भी हाइड्रोजन उसका यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कोई भी और जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दें तो ये इसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी कोल तार इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन, इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया।
और जब ये इतने ज़्यादा कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं कोल तार में, तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें ये नहीं है कि आपने जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में करना है। ठीक है, डिस्टिलेशन। अच्छा, और फर्दर जो है वो कोल तार जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनाते हैं और इनको यूज़ करते हैं। अब यूजेस कहाँ हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फ्यूल इन एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री यूज़ करते हैं। तो इनका क्या यूज़ है? ठीक है, कोल तार की जो आगे फ्रैक्शंस हैं इनका क्या यूज़ है? तो इनको भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बनाने में यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन मेकिंग प्लास्टिक्स, डाइज, ठीक है, कलर्स वगैरह, फाइबर्स। ठीक है, अच्छा, ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है। ठीक है, वार्निशेस में। तो ये सारे इसके जो है वो यूज़ हो गए। अब देखें क्या होता है कि जब हम कोल को हीट करते हैं, कोल गैस, कोल तार या कोक जो है वो ऑब्टेन करते हैं, तो उस के जो पीछे जो रह जाती है ना पोर्शन, तो उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो वो हमारे पास पीछे जो है वो पिच रह जाती है, और पिच जो है वो आपके पास एक ब्लैक सा रेजिड्यू होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर ली, और उससे पीछे जो रेजिड्यू बच गया वो ब्लैक सा मटेरियल था, उसको हम पिच कहेंगे। और उसको फर्दर हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोड्स। ठीक है, जो ब्लैक सा मटेरियल है, ठीक है, सड़कें वगैरह बनाने के लिए या रूफ्स बनाने के लिए, छतों को वाटर प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, कोल को आपने डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होता है, क्या होती है हमारे पास? ये इसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं। ठीक है, लो बॉइलिंग लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। अच्छा, लो बॉइलिंग लिक्विड्स में मतलब गैसेस में अगर देखें तो हमारे पास मेजर पोर्शन नेचुरल गैस में मीथेन का होता है। ठीक है, अच्छा, और मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है, अच्छा, अब ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स में कौन कौन से आ जाएंगे? कुछ तो गैसेस हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, और प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। ठीक है, और अदर मतलब अगर 5, 6, 7 की चेन्स देखें तो उसमें लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये भी और वही बात है कि नेचुरल गैस में ये जो सारी गैसेस हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे, वो सब के सब वही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हैं। लास्ट में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम भी सिंपल है। पेट्रोलियम में भी आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, वैरायटी ऑफ एल्केन्स होंगे इनमें। ठीक है, वैरायटी ऑफ एल्केन्स हैं, मींस के आपके पास लॉन्ग चेन्स जो होंगी वो पेट्रोलियम में आ जाएंगी, और जो शॉर्ट चेन्स वाली गैसेस हैं वो नेचुरल गैस में आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, वैरायटी ऑफ एल्केन्स हैविंग लॉन्ग चेन्स। अब इन मतलब अगर हम कहते हैं 5 कार्बन वाली चेन है, 6 वाली है, 10 वाली है, 20 वाली, 30 वाली, ठीक है, तो उन चेन्स को पेट्रोलियम में से सब फ्रैक्शंस को अलग कैसे करते हैं? ठीक है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है,
मीन्स के जब हम ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है वेरियस फ्रैक्शंस, वेरियस फ्रैक्शंस। अब ये वाला टॉपिक जो है ना वो आप लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और जिसमें आपको प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है वो डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसमें डिफरेंट उसकी जो फ्रैक्शंस बनती हैं वो भी दिखाई जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो है टॉपिक, इसमें देखें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो आप क्रूड पेट्रोलियम से लेते हैं, फिर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, फ्यूल ऑयल, बाइटुमिन, ठीक है। ये तमाम फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इनमें कार्बन चेन्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20 से 30 तक की चेन्स जो है वो एक साइड पे आ जाएंगी, फिर 30 से 40 वाली, फिर 40 से 50 वाली, इस तरह से डिफरेंट चेन लेंथ्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये वाला सोर्सेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हमारे पास सिंथेसिस इन द लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पर बताया गया कि ओवर जो है वो 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अभी तक लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा चुके हैं। और उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास मेडिसिन्स हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स हैं, पेंट्स, अच्छा प्लास्टिक्स, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइज़र्स। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो है वो लैब में भी प्रिपेयर की जा चुकी हैं। तो मेनली आपको क्या पता चला कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 सोर्सेज हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स हैं आपके पास, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, जिससे आप जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में और नेचुरल गैस की फॉर्म में आपके पास होते हैं। कोल को आपने फर्दर देखा कि आप उसकी पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और कोल तार और कोक जो है वो ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर जो है वो एट द एंड जो रेजिड्यू रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड पिच, ठीक है। उसको फर्दर रोड मेकिंग और रूफ्स मेकिंग में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस में जो है वो मोस्टली मीथेन जो है वो हाई अमाउंट में होती है, अदर भी मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होगी। और पेट्रोलियम में आपके पास जो है वो लार्ज चेन की एल्केन्स होती हैं, और उनको भी हम अलग कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल, ठीक हो गया। और लेबॉर्ट्री में ये तमाम चीज़ें जो है वो लैब में भी प्रिपेयर की जा चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो देखेंगे, और जो ये इन यूजेस से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।